नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपने इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पक्ष विपक्ष ने कई तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पहले से लेकर चौथे चरण तक कई मुद्दे सामने आए। वहीं आज पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जो अब यानी शाम 6 बजे थम चुकी है। महाराष्ट्र की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीट, ओडिशा की 5 सीटें और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोट डाले गए। तो बात करें शाम 5 बजे तक के आंकड़े की, तब तक 56.68% मतदान हुआ। और वहीं पांचवें चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति और शांतनु ठाकुर, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल है। इन सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो एक तरफ बीजेपी जहां 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार आ रही है। आखिर किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए वोटिंग के दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा। कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। और जो आंकड़े सामने आए हैं, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया। वहीं दूसरी तस्वीर नवनीत सहगल मतदान करते हुए दिखाई दी। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने वोट डाला। बीजेपी के नेता, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वोट डालते हुए। तो अगली तस्वीर आप देख सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को। वहीं आगे देखिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि वोट डालते हुए नजर आए। ब्रजेश पाठक, सुधांशु त्रिवेदी और आखिरी तस्वीर आप देखिए अध्यक्ष हैं युवा शिवसेना के आदित्य ठाकरे। ये सभी आज मतदान करते हुए दिखाई दिए। तो पांचवें चरण का मतदान और 49 सीटों पर वोटिंग हुई। मिले जुले आंकड़े भी सामने आए हैं। तो मतदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं किसी राज्य में वोटिंग परसेंटेज कम देखी गई, तो वहीं यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। तो मिले जुले आंकड़े आज हम कह सकते हैं। हालांकि लगातार लोगों से वोट करने की अपील की जा रही थी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर दिग्गजों ने वोट डाला और उसके बाद जनता से भी अपील की, क्योंकि पिछले 4 चरणों में देखा किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम होता गया है। और जो लोग हैं, जो जनता है, उनका मूड समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जनता घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रही है। क्या ये नाराजगी है, नीरसता है, या जनता को लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है उनके पास, किसके लिए वोट करें। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हालांकि आज मिला जुला मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। और अभी जो 5 बजे तक के आंकड़ों की हम बात लगातार कर रहे थे, तो ऐसे में 60% से कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर लद्दाख की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है।
और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज चर्चा में। अनुरुद्ध सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अश्विनी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक, ईशान त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव सपा के प्रवक्ता, ये सभी मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करूंगी ईशान त्यागी जी का। ईशान जी, आपको क्या लगता है, एक मिला जुला आज हम कह सकते हैं मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से लद्दाख की बात की जाए तो ये 60% का आंकड़ा पार कर गया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? गीतू जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है लद्दाख हमारे लिए, और जो ये 60% लोग निकले हैं मतदान करने के लिए, आपने देखा होगा पिछले 1 महीने पहले वहां पे हजारों की संख्या में लद्दाख में लोग खड़े हुए थे और 6th शेड्यूल की बात कर रहे थे कि लद्दाख को जो स्टेटहुड है, वो जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कि उसका राज्य वापस लौटाया जाएगा, उससे जो छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से लद्दाख में जो बदलाव की आंधी चल पड़ी है, वो इंडिया गठबंधन के लिए चल पड़ी है। और उससे भी जुड़े इलाके जो कश्मीर के इलाके थे, जहां भारतीय जनता पार्टी बोलती थी हमने नया कश्मीर बना दिया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने देखा कि देखिए किस तरह से 4 चरण के जो चुनाव हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले चरण के चुनाव के बाद वो मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग की बात करने लगे थे, दूसरे के बाद वो मांस मटन मुसलमान की बात करने लगे थे, तीसरे के बाद वो भैंस कोई आपकी ले जाएगा उसकी बात करने लगे थे, अपने आंखों के तारे अडानी और अंबानी का नाम तक ले दिया कि वो बोरों में पैसे भर भर के टेम्पो में पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। चौथे चरण के बाद वो रो भी दिए और भूल भी गए कि वो हिंदू मुसलमान कर चुके, और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उसके पोस्टर बॉय अगर कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इनकी भाव भंगिमा में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें हताशा इस समय दिख रही है, और यही पूरी हताशा भारतीय जनता पार्टी की बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है। तो ये जो सारा जो प्रकरण है, जितनी भी चीजें, ये पूरा समीकरण है, ये इंडिया गठबंधन के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आपको लग रहा है बदलाव होने जा रहा है लद्दाख में? जी बिल्कुल, हमने देखा किस तरह से लद्दाख के लोगों से छलावा किया गया, वहां की जनता को बोला गया था, वादा किया गया था कि हम वापस राज्य देंगे। अभी इतने साल हो गए, आप लगा लीजिए 4-5 साल हो गए उस बात को भी, और अभी तक उनको एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा हुआ है। और लद्दाख बड़ा सेंसिटिव एरिया है देश के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है देश के लिए। हमें पता है किस तरह से, हमने देखा है कि हमारे सैनिक वहां पे चीन की सेना से लड़ रहे हैं, और चीन की सेना, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं वहां के लोगों के द्वारा कि चीन की सेना लद्दाख की टेरिटरी में, यानी कि हमारे देश की टेरिटरी में, हमारे भारत की सीमाओं में घुस रही है। तो ये सब चलिए ठीक है, ठीक है। अनुरुद्ध जी, आपको भी लगता है क्या जो आरोप लगाया जा रहा है कि चीन की सेना भारतीय टेरिटरी में घुस रही है, इसके चलते लद्दाख के लोग परेशान हैं, जबकि यहाँ पर बात तो छठी अनुसूची को लेकर हो रही थी? मैं इनकी परेशानी में समझ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस जब मिसेस गांधी और राहुल गांधी जी कम्युनिस्ट पीपुल्स पार्टी के साथ चाइना में क्या समझौता किया, आज तक ये बता नहीं पाए। समस्या क्या है कि 2014 में ये लोग आकलन करते थे, 2019 में इन्होंने कहा कैबिनेट बढ़ गई, कौन लोग कौन से पोर्टफोलियो मिनिस्टर बने। तो एक्चुअल में इनके साथ में हमेशा कैलकुलेशन मिस फायर होता है। ये पब्लिक का मूवमेंट और पब्लिक का मूड समझ ही नहीं पाते, ये हर जगह मिस कैलकुलेशन करते हैं। अभी 49 सीट पे चुनाव आज हुआ, उसमें से 42 सीट हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो सारी रिटेन भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटों को बढ़ा। समस्या क्या है, ये लोग केवल कैलकुलेशन करते रहते, कहाँ पे टीवी स्टूडियो में आएंगे वहां कैलकुलेशन करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके करेंगे। जमीन में अगर देखा जाए तो इनका कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो मैं यूपी में देख रहा हूँ 2012 समाजवादी पार्टी पे चुनाव नहीं जीत रही है, कांग्रेस का यहाँ पे वोट परसेंट जो है 2% से कम है, और उसके बाद में ये लोग आएंगे कि एक इनसे ये पूछे राहुल गांधी जी रायबरेली जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट जीत रही नहीं जीत रही है, टीएमसी कितने सीट लूज कर रही है। समस्या क्या है, ये लोग कभी कहेंगे लद्दाख के लिए बहुत, अरे भाई लद्दाख का इंपॉर्टेंट इशू था तो नेहरू जी ने 370 को क्यों नहीं वहां से हटाया था, वहां से रिलीज किया था। लद्दाख क्यों चाइना उन्होंने नेफा उठा के पकड़ा के दे दिया था, कहा वहां पे हाथ नहीं उठते हैं, क्यों इन्होंने देश का हिंदू मुसलमान की बात कर, धार्मिक उन्माद के नाम क्यों इन्होंने बंटवारा कर दिया था।
आसाम में बड़े दंगे क्यों हुए थे, सिख आंदोलन क्यों हुआ था? समस्या क्या है कि इनके पास एक इमेजिनेशन स्टोरी होती है और ये आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। अच्छा मतलब दूसरे की इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नहीं लिखा है कि आने के बाद में प्रॉपर्टीज को लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, सबको मौका दिया जाएगा। हाँ ईशान जी, एक सेकंड सुन लीजिए, आपको ही मौका दिया जाएगा दोबारा। 4% रिजर्वेशन इन कर्नाटक में ओबीसी से टर्नआउट करके इन्होंने मुस्लिम को दिया कि नहीं दिया? ये समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय जनता दल इसके इंडी गठबंधन के लालू प्रसाद जी क्या बोलते हैं कि मुसलमानों सारे रिजर्वेशन होने चाहिए। समस्या ये होती है कि बात मुसलमानों और हिंदुओं की नहीं होती, लेकिन जब सिर्फ आप माइनॉरिटी वर्ड यूज करते हैं, ओनली मुसलमान, इस वर्ड से प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, ये लोग कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बांट के बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ हर्ष रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, एक सेकंड रुकिएगा, हर्ष रंजन जी से भी पहले उनकी प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है। हर्ष रंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, हालांकि जो मिला जुला आंकड़ा आया है वोटिंग प्रतिशत का, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव दिख रहा है वोटिंग को लेकर और यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। क्या लगता है 370 जिस तरह से खत्म किया गया उसके बाद का ये प्रभाव है? देखिए बिल्कुल ठीक, हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर सिर्फ आप एक तो ओवरऑल अगर मतदान का प्रतिशत देखें तो ये आने वाले समय में जब तक इलेक्शन कमीशन इसको अपडेट करेगा तब तक पूरे भारत का औसत 5वें दौर का जो है 60% के आसपास हो जाएगा, जिससे बहुत कम नहीं आता जाना चाहिए। अगर जो चिंताएं हैं खास तौर पर वो आप देख लें, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे कम है सर। जी, महाराष्ट्र में सुबह से ही इसका ट्रेंड चल पड़ा था। उत्तर प्रदेश में भी जितना हुआ है उससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब आंकड़े जो है प्रतिशत में देख रहे हैं, वोटरों की संख्या हर जगह बराबर नहीं है। इस वजह से जो लोग निकले हैं लगभग 8 करोड़ 90 लाख के आसपास सारे में वोटर थे और इसमें 60% कम नहीं है। जो आपका सवाल था जम्मू कश्मीर और खास करके लद्दाख को लेकर, देखिए यहाँ ये है कि अभी जो बीजेपी है यहाँ किसी भी कश्मीर के इलाकों में कहिए, जम्मू को छोड़कर, उधमपुर को छोड़कर और लद्दाख में और कश्मीर में बीजेपी तो चुनावी मैदान में है ही नहीं। आपको ध्यान होगा कि पिछले बार 2019 में लद्दाख से जो एमपी, युवा एमपी वहां से चुनकर आए थे और उन्होंने क्या प्रभावशाली भाषण दिया था वहां पर। लद्दाख को पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से और इसके वहां एक तरीके का उत्साह है, लेकिन कश्मीर के बारे में यही चीज नहीं कही जा सकती, नहीं चीज दोहराई जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ लगातार ईशान जी भी जुड़े हुए हैं। ईशान जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे लद्दाख की, वहां पर 6ठी अनुसूची की बात थी जिसको लेकर जो वांगचुक है, जो वहां की जनता है वो विरोध दर्ज करा रही थी, तो ऐसे में यहाँ पर चीन का मुद्दा किस तरह से आ जाता है? गीतू जी देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे मित्र ने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी और इसका जिक्र किया कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, तो ये देखिए आज हमारे मीडिया एंड पब्लिसिटी के जो चेयरमैन है श्री पवन खेड़ा जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और ये पूरी लिस्ट है, आप ये लिस्ट को पढ़ लीजिए। इस लिस्ट में 2008 से लेकर 2019 तक 12 ऐसे मौके रहे हैं। देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मेरे को पूरी बात। अनिरुद्ध जी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बोलिए। अनिरुद्ध जी पूरी बात कर लीजिए। ये 12 ऐसे मौके हैं, ये 12 ऐसी डेट्स हैं 2009 से लेकर 2019 तक, 2008 से लेकर 2019 तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मीटिंग हो चुकी है और सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। और ये आपको कैसे पता चला है? हेडक्वार्टर में आके हैं। अरे ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं गीतू जी, ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं, आप तो बड़े पत्रकार हैं, निकलवा लीजिए ट्रैवल रिकॉर्ड्स। हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक, चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी, ठीक है, ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है। हाँ, क्या बातें करने जाती है, क्या सीखने जाती है? ठीक है, अब सुन लीजिए, इन्हीं के जो सांसद है वहां के लद्दाख के, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण स्पीच दी। उन्होंने भी ये बोला कि चीन की एंट्री हो चुकी है लद्दाख में, चीन घुसता जा रहा है और सोनम वांगचुक जी ने 20 दिन, लेकिन जो हमारे जवान है, हमारी जो सेना है, क्या आपको भरोसा नहीं है ईशान जी? मुझे सेना पे पूरा भरोसा है, मुझे सेना पे पूरा भरोसा है, सेना के शौर्य पे पूरा भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से हमारे सेना की शौर्य को गिराने का काम कर रही है और सेना को ऐसी सिचुएशन में खड़े करने का काम, चलिए गंभीर आरोप है, जवाब लेना होगा अनिरुद्ध जी से। ठीक है अनिरुद्ध जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। नेशनल टीवी पे क्या बोल रहे हैं, जब भारत की सेना चीन की सेना से लड़ रही होती है तब इनके शहजादे जाके डिनर करते हैं चीन एम्बेसी में बैठ के।
और इनके पास अरे कोई नहीं अमीनुद्दीन, होता है। झूला अरे कौन सुन लीजिए झूल भाई रहा साहब, था? सुन लीजिए, चीन आपने के क्या एग्रीमेंट राष्ट्रपति किया था? को आज तक आपने समोसे रिवील किया कि नहीं कौन किया? चीन के चाइना पीपुल्स राष्ट्रपति पार्टी को के साथ चाय कांग्रेस कौन के पिला इंडिविजुअल का रहा एग्रीमेंट था, था? उसके मनमोहन साथ सिंह ने नहीं चश्मा किया था। पहन के कौन घूम रहा था? आप वहाँ से राजीव उसके गांधी साथ फाउंडेशन पे गलबैया आप कौन वहाँ से कर रहा चंदा था? लेते हैं, बीच चीन में के एजेंट घूमते बन के हैं, घूम रहे होते बताइए। हैं। आपके नेहरू ने नेफा पूरा उठा के दे आज दिया, चीन सर पे बाल की नहीं ये वो भी स्थिति नहीं हो देते रही है क्या? बीतू जी। सर, एक-एक करके बोलिएगा, चीन से सबसे ठीक है। ज्यादा इंपोर्ट देश में हो रहा है। ईशान जी, आपको समय दिया गया है, अनुज जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, ये मेरे बीच में बोल रहे थे, तो मैं इनको इंटरप्ट करूंगा अगर ये बीच में बोलेंगे और अगर ये झूठ बोलेंगे। आपने नहीं, ऐसे आपने आरोप इनिशिएट कांग्रेस किया, के शासन पे भी लगे हैं। आपने इनिशिएट 1962 किया पे बीच जब बोलने के लिए। चीन को भारत का हिस्सा दे दिया गया था, तो ये तमाम आरोप तो कांग्रेस पर भी लगते हैं। आपकी नीति भी क्लियर नहीं है। गीतू जी, चीन को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, उसके लिए अच्छा, लड़ाई नेफा की किसने गई दिया थी। था? हमारे अच्छा, देश के पार्लियामेंट में नेहरू जी ने नहीं कहा था हमारे वहां देश तक की नहीं सेना उठता के है। शौर्य आप ही पे के कोई पार्टी सवाल सांसद उठता से है। महावीर उस त्यागी समय ने कहा कि लड़ाई आपके की सर पे गई बाल थी। नियुक्त है, उसको भी दे दिया जाए क्या? जी अनुज जी, बोलिए, जल्दी बोलिए सर, और भी पैनल हमारे ये साथ कहते हैं मौजूद है। चीन को कोई हिस्सा 1962 के युद्ध में नेहरू जी ने पार्लियामेंट में जाके बोला, वहां तो घास नहीं उगता इसलिए दे दिया। इन्हीं के सांसद महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि आपके सर पे बाल नहीं उगता, क्या उसको दे दिया जाए? कह रहे चीन का हिस्सा नहीं दिया गया। आप ग्वादर देश को बांट देते हैं, ग्वादर एयरपोर्ट दे देते हैं, चीन को आप उठा के क्या कहते हैं नेफा पूरा पकड़ा देते हैं। और आपके जब भारत की सेना चीन की सेना से लड़ रही होती है, वो उसके बाद में आपके शहजादे जाके डिनर करते हैं चीन एम्बेसी में। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद, यूपीए गवर्नमेंट होने के बावजूद ये चीन की पीपुल्स पार्टी के साथ इंडिविजुअल समझौता करते हैं। दर्द इनको होता है। समस्या क्या है कि एक तरीके से एजेंट के रूप में आके जब भी चीन की सेना से भारत की सेना का कुछ भी टकराव होगा, ये बैठ तो के जी, इस तरह की बातचीत करने चलिए, से, ठीक है, इस तरह की टिप्पणी करने ठीक है। से देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं आपके चैनल के जरिए। आपको 2014 से सब देख रहे हैं, आप इससे पहले देख रहे हैं। ठीक है, आपका भी रुख जानेंगे, आपका भी रुख जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद ये चर्चा लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और वोटिंग प्रतिशत भी सबके सामने आ चुका है। तो मिली जुली जो वोटिंग प्रतिशत है वो सबके सामने आई है, जहां पर कुछ आंकड़े डरा रहे हैं, चिंता का विषय है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा इसी तरह से बरकरार है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। रुक करेंगे इस वक्त कपिश श्रीवास्तव जी का। कपिश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में आखिर वोटिंग कम क्यों हो रही है? ये परसेंटेज क्या ये बता रही है कि लोगों में किसी तरह की निराशा है? कपिश जी, आवाज आ रही है आप तक? कपिश जी, अनम्यूट कर दीजिए माइक। कपिश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी जी। कपिश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पर भी कम हो रही है, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या वोटर्स नाराज हैं यहाँ? कि इसके पीछे दो कारण। सबसे बड़ा कारण ये है कि वोटर्स इनसे इस वजह से नाराज हैं कि इन्होंने 2 वर्ष के अंदर इन्हें डिलीवर करने का वादा किया था, वो वादा खिलाफी की। किसान इनसे परेशान है, इनके खिलाफ धरना दे रहा है। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आज भी एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं आया, लेकिन स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे करके ये सोचते हैं कि किसानों का इन्होंने कल्याण। आज आप वहीं बेरोजगारी दर उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा 1972 के बाद आज यूथ बनारसी से मनाता है अपना, मोदी जी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाता है। डबल डिजिट की जो महंगाई है वो ये कम कर नहीं पाए आज तक। आप सोचिए कि जो 68 रुपए का पेट्रोल था वो इस समय 100 रुपए पार हो चुका है। जो 55 रुपए का डीजल था वो इस समय 90-95 रुपए से ऊपर चल रहा है। आप उसी तरीके से देख लीजिए कि जिस नोट के लिए कहते थे 68 रुपए पर जब डॉलर था तो कहते थे कि भाई देखिए देश की साख गिर जाती है, प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है। अब वो डॉलर 84 रुपए 50 पैसा है। जो मोटरसाइकिल 2014 में हम लोग 45,000 से 65,000 के बीच की खरीदते थे, वो 1,25,000 से 1,45,000 के बीच में बैठ रही। जो हम लोग 50 रुपए 100 रुपए एक पेनल्टी हुआ करती थी, हेलमेट नहीं लगाते तो 1000 रुपए पेनल्टी दे रहे हैं। तो मतलब जितनी भी हद तक इनको चोट पहुंचानी इस देश को महंगाई से, उन्होंने हर विधि विधान को परिवर्तन करके किया है। जी, यानी आप कह रहे हैं जनता बदलाव करेगी इस बार? जनता बदलाव कर चुकी है। अभी गिनती करा लें तो भी ये बुरी तरीके से हार जाए।
अभी तो 7 का छोड़ दीजिए, वो तो अब आप बहुमत जोड़े उसके आगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आरएसएस ने इनका साथ छोड़ दिया, नड्डा साहब का आपने स्टेटमेंट सुना हो, आरएसएस ने इनका साथ छोड़ दिया, आरएसएस कहीं नहीं निकल रही है इनके लिए वोट मांगने, इनके अपने कार्यकर्ताओं ने इनका साथ छोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन में और ऐसा से क्यों है, ऐसा क्यों है कपीश जी? हाँ, बता रहे हैं, डबल इंजन में एक इंजन गायब हो गया। कौन सा इंजन गायब हुआ? उत्तर प्रदेश का इंजन गायब है। डबल इंजन की सरकार का जो बाकायदा ये जिक्र किया करते थे, आज पोस्टर पे सिर्फ मोदी जी हैं, योगी जी क्यों नहीं? मैं इस बात को पूछ रहा हूं क्यों नहीं। और तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि जब आपने आपके कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं किया तो कार्यकर्ता आपके लिए निकलेगा क्यों? हकीकत यही है, उदासीनता इसी वजह से है। इनके खिलाफ जितने लोगों को वोट करना है वो तो निकल रहे हैं, इनके पक्ष वाले वोटर सो गए। चलिए ठीक है, उदासीनता है वोटर्स के मन में। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राजलक्ष्मी जी, आपसे मैं ये सिनेरियो समझना चाहती हूँ, जो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है कम वोटिंग होने का, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग परसेंटेज है, इसे आप कैसे आकलन करेंगी? लेकिन फिर भी एक आप ध्यान में रखिए कि ये जो फेज था ना, ये सच बोले तो भाजपा के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है। क्योंकि अभी अगर बाकी पूरे देश में 2019 में अगर भाजपा का स्ट्राइक रेट था 70 के आसपास, तो ये जो फेज है ना, ये जो सीट्स है, इसमें उनका स्ट्राइक रेट था 80%। तो ये मतलब पूरे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सीट्स में उनकी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये भी हो सकता है, अभी जैसे हमने ये देखा है कि जब कम परसेंटेज होती है वोटिंग की, तो ये हो सकता है कि जो वोटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा कुछ चेंज करना है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा वोट किया नहीं। ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। और वैसा देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो सीट पे आज हुआ इलेक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा तो जो है वो अर्बन है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि अर्बन वोटर्स जो है वो बाहर निकलते नहीं है। तो मुंबई, ठाणे और ये सब जो इलाके हैं, इसमें बहुत ज्यादा वोटिंग होती ही नहीं है कभी। तो ये जो है ये बहुत दुखद बात है। लेकिन ये इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। और वैसे भी मुझे लगता है कि करीब करीब वैसे उतना ही परसेंटेज होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो अभी वैसे देखा जाए तो भाजपा को हटाने जितना ऐसा कुछ जैसे रिमार्केबल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट या ऐसा कोई विजन तो बताया नहीं है। या ना ही समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जैसे ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में अभी। न पंचायत इलेक्शन में उनका कहीं भी अस्तित्व है, न ही आपके विधानसभा इलेक्शन में, और ना ही ठीक है। तो ये एक आकलन भी सामने आ रहा है कि जनता कोई बदलाव नहीं कर रही, उन्हें पता है कि किसको जीतना है, इसलिए क्या फायदा निकलकर बाहर और इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का। ईशान जी, आप इस बात से, गर्मी भी बहुत है, तो वो भी ठीक है, ईशान जी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई ऐसा आपको दिख रहा है? गीतू जी देखिए, एक पहलू ये भी है कि जिस लहर की भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि एक लहर चल रही है, वो लहर कहीं नहीं है। तो इसलिए लोग जो बाहर आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की लहर को खत्म करने की जितनी बची कुची है उसको खत्म करने के लिए बाहर आ रहे हैं। अभी मेरी बहन ने बात करी कि हम कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपको बता दूं, और आपके चैनल ने भी और कई अन्य मीडिया चैनलों ने सब जगह ये कवर किया है कि किस तरह से राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में, जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं हमारी रैलियों में, तो ये बदलाव की जो एक अंदेशा है, ये बदलाव की तरफ जा रही है। अभी महाराष्ट्र की हमने बात करी, देखिए महाराष्ट्र में अगर आप ट्विटर खोल लें या एक्स खोल लें या और भी कई चैनल खोल लें, तो वहां पे ये सब जगह बताया जा रहा है कि प्रशासन का इस्तेमाल करके वोटिंग रोकी जा रही है। जो लोग, मैं नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं या इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, लेकिन जो वोटर हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा किया जा रहा है और वोटिंग शुरू नहीं की जा रही है। तो इसलिए वहां पे वोटर हताश हैं और हतोत्साहित हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। यानी वहां सरकार से नाराजगी नहीं है। अनुरुद्ध जी, नहीं, मैं एक पहलू बता रहा हूँ, नाराजगी है या नहीं है ये सामने आ जाएगा 4 जून को, और 4 जून को यही सामने आएगा
कि जो प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे ख्याल से 14 एक दिन बचे हुए हैं, उसके बाद आप भी, मैं भी और हम सब जितने पैनल में यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप 4 जून को या 5 जून को डिबेट करेंगी, तब आप उनको पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने का काम करेंगे। ठीक है, अनुरुद्ध जी क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे 2 मित्र बैठे कांग्रेस के और सपा के, दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दोनों की बातों में कितना कंट्राडिक्ट है। एक कह रहे हैं कि वोटर निकलने में उनको रोका जा रहा है, इसका मतलब उनको ये पता है कि उनके वोट नहीं पड़ रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि उनको वोट दिया जा रहा है। भाई आपके पास कौन सा मैकेनिज्म जिसको पता है कि ये वोट इनको जा रहा है, ये वोट उनको जा रहा है? समस्या क्या है कि 2012 के बाद में उत्तर प्रदेश में समझिए, लोग हाइपोथेटिकल बात करते हैं और बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, मीडिया वाले ये बोल रहे थे, ट्विटर पे ये हो रहा था। इनका सारा जो होता प्रवक्ता बोलते हैं मीडिया में, बाकी ट्विटर पे इनके नेता ट्वीट करते हैं, जमीन पे काम करते नहीं है और बाद में चिल्लाएंगे कि ये डेटा ऐसा हो गया, ईवीएम हैक हो गया। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा 2012 के बाद में समाजवादी पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पा रही है, एक भी सिंगल चुनाव नहीं जीत पा रही। नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ना ये विधानसभा जीत पाते हैं, ना 2019 का लोकसभा जीत पाते हैं, ना 2014 का लोकसभा। ये बसपा के साथ भी अलायंस करके देख चुके हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस करके देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2% वोट शेयर है, इनका 22% के आसपास का वोट शेयर है। तो ये तो एक बच्चे के भी समझ में आ जाएगा कि एक 45% वोट शेयर वाली पॉलिटिकल पार्टी है, एक तरफ 24% वाले, ना इनके पास लीडर है, करप्शन की लेगेसी है इनके पास में, इन लोग पास में फैमिली की लेगेसी है और करप्शन की लेगेसी है, और कोई लेगेसी इनके पास नहीं। हमारे पास में तो ये बड़ा फैक्टर हो सकता है कि कोई पीएम फेस नहीं है INDI गठबंधन के पास। कपीश जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। कपीश जी का, हाँ जी बोलिए। गीतू जी बस 5 सेकंड दीजिए। ये परिवार की बात कर रहे हैं। पहली बात तो वो लोग परिवार की बात ना करें जो परिवार को छोड़ के भाग गए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नहीं, ये व्यक्तिगत परिवार की क्या बात है? राहुल गांधी का तो पूरा देश उनका परिवार है। देश उनका परिवार, देश उनके 140 करोड़ लोग उनके परिवार। हम देखिए, आप कोई भी बात कहेंगे वो बीजेपी के फेवर में चली जाएगी। चलिए ठीक है, मैं कपीश जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी यहाँ पर। उनकी बात रखना ज्यादा जरूरी है। कपीश जी, आप पर ये आरोप लगा है कि आपको INDI गठबंधन की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले आप बसपा के साथ अलायंस कर चुके थे, तो उससे एक सबक था, यानी आप अपने दम पर चुनाव लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे इसको लेकर? गीतू जी, सबसे पहले तो ये हम भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से कह दें कि 55 वर्ष तक स्कूटर पे बैठ करके घूमने वाली पार्टी थी, कैसे फिर सत्ता में आई? 13 दिन की सत्ता में, फिर 1 वर्ष 13 दिन की सत्ता में, फिर 5 वर्ष की सत्ता में और 10 वर्ष की सत्ता में। तो अब कॉन्फिडेंस कम हो गया है क्या सर, जो INDI गठबंधन का साथ लेना पड़ा? ये तो सुनते जाइए। मेरे फ्लो, मैं अपने मित्र को जवाब दे रहा हूँ, उसको जवाब दे लेने दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इनकी इंडिया शाइनिंग हो रही थी तो हवा 10 साल के लिए निकल गई। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा तो चेहरा नहीं है आज नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कंट्राडिक्शंस हैं। इनके अपने ही मंत्री इनको सैल्यूट नहीं करते हैं। गडकरी साहब और इनमें 36 का आंकड़ा, योगी जी और मोदी जी में 36 का आंकड़ा, देखिए गायब हो गई पोस्टर पर से चेहरा, डबल इंजन में से एक इंजन, क्योंकि वो कहीं उनको डर लगता है ऐसा ना हो कि ये प्रधानमंत्री हो। ये बात। और दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इस समय भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के साथ, जितने पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए 70,000 करोड़ के, ये फला पवार साहब और छगन भुजबल साहब और फला जी, वो सबको अपनी पार्टी में लेकर के साफ कर दिया, इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया। और आप इस बात को देखिए कि जो प्रज्वल रमन्ना 3000 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया, न्यूड फिल्में बनाई, उनके लिए प्रधानमंत्री जी अपने यंग जनरेशन के लिए वोट मांग रहे थे कि हमें ऐसे यंग जनरेशन के लिए वोट दे। ठीक है। आज भूषण सिंह का चेहरा क्यों इतना बड़ा हो गया कि कैसरगंज में उनके चेहरे के उनके पुत्र को जो है इनको टिकट देना मजबूरी पड़ी। अब तो परिवारवाद के खिलाफ आप बात करते थे। अनुरुद्ध जी, भ्रष्टाचारियों को क्यों जगह दी जा रही है बीजेपी में? देखिए, कपिल जी 2019 में मेरे साथ डिबेट करते थे, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के, तो हमारे साथ डिबेट काफी किए। 2019 में भी मैंने इनको कहा था, ये यही इनका रेडियो चलता रहता था, ये हुआ। आप यही सेम कह के 2012 से वोट मांग रहे हैं। आप वोट छोड़िए, आपका टर्नआउट नीचे चला जाता रहा। आप पे लोग बताइए, कन्नौज चुनाव जीत रहे नहीं जीत रहे अखिलेश जी? कपिल जी आप बताइए ना, कन्नौज चुनाव जीत रहे हैं? प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? बता दें कि राहुल गांधी जी रायबरेली चुनाव जीत रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं तो बताइए कि वाराणसी जीत रहे हैं। 5 साल से भाग गए वहां पे।
ठीक है अनुरुद्ध भाई, ईशान वाराणसी जी। अगर प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं तो उनको शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? 500 करोड़ बताओ ना, कन्नौज 500 करोड़ रुपए वही उन्होंने रोड शो में लगाया जो कोविशील्ड मैं जैसी कह रहा हूं। कंपनियों से लिया था, जो युवाओं को मौत बांट रहे हैं, वो उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। आप बताओ कौन देगा? उसकी बात करिए, कौन देगा? और गंगा जी से ऐसे भागीरथी पुत्र ना बने कि जिन्होंने मंत्रालय ही साफ कर दिया, गंगा जी का मंत्री साफ कर दिया, लेकिन गंगा जी नहीं साफ हो पाई। अगर कोई जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि माँ गंगा को ही दी हुई गारंटी मोदी जी की पूरी नहीं हुई। और जहां तक मंगलसूत्र दूसरों का देख रहे थे तो उन्हें तो अपने घर के अंदर मंगलसूत्र देख लेना चाहिए कि कौन किसका छीना है, कौन किसको पहनाया है। चलिए ठीक है, बात व्यक्तिगत नहीं है, जो हकीकत है उसको आप छिपा नहीं सकते। व्यक्तिगत चीजों को लेके पता नहीं क्या ना ना, हम चलिए ठीक है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है, मुद्दों से हम उनको हटके हुए पब्लिक बात हैं, नहीं जुमलों कर की बात होती है, शायद इसीलिए जो वोटर्स हैं, वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो रहा है, ये भी सोचने का विषय है। गीतू जी, हिंदू को गाली देंगे, कभी व्यक्तिगत जीवन को गाली देंगे, कभी मोदी जी को गाली अरे भाई, हिंदुओं को गाली संजय निषाद देते हैं, भगवान श्री राम को माँ की गाली देते हैं, आप उनको मंत्री बनाते हैं। डीके शर्मा साहब कहते हैं टेस्ट ट्यूब चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, ईशान जी भी हमारे साथ हैं, वो भी काफी देर से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान जी, तो अक्सर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ईशान जी, क्या मुद्दे गायब हो गए हैं इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज भी अब डाउन होती हुई दिख रही है? जनता चाहती है मुद्दों की बात हो, लेकिन वो नहीं, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। गीतू जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया बात बोली और आपने बिल्कुल सार्थक बहस की तरफ इस बहस को ले जाने का काम किया कि बात होनी चाहिए मुद्दों की। अब मुद्दों की बात क्या थी? देखिए, 2014 में कुछ वादे किए गए थे देश से और मैं उन पे आज वास्तविकता बता देता हूँ। 2014 में एक वादा किया गया था, 6-7 वादे हैं, तो पेशेंटली सुन लीजिएगा सिंह साहब और उसके बाद जवाब दीजिएगा। 2014 में एक वादा किया गया था, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष, तो आज तक 10 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, 10 करोड़ नौकरियां देने की। अब स्थिति यह है कि 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी हुई तो हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के राज में हुई। उसके बाद वादा किया गया था कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल दे देंगे, आज झूल रहा है पेट्रोल डीजल 80 से लेकर 100 के बीच में। वादा किया गया था महिलाओं से कि सिलेंडर को हम सस्ता कर देंगे, 410 रुपए का सिलेंडर आज आप बेच रहे हैं 1100-1200 रुपए का। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बात की गई थी, वादा किया गया था, आप नोटबंदी करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देते हैं, आप गलत तरह से जीएसटी लागू करते हैं और आज जो डॉलर का दाम है वो 82-83 रुपए चल रहा है। क्यों डॉलर हमारा पतला होता जा रहा है? वादा किया गया था देश से कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी में आना चाहूंगा। ठीक है ठीक है, काफी सवाल आपने कर लिए ईशान जी, जवाब ले लेते हैं। एक वादा बहुत महत्वपूर्ण वादा इन्होंने किया था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए और खुद पाकिस्तान जाते हैं, खीर बिरयानी नहीं, अब तो बंद हो गए हैं और 2021 पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं है, बल्कि आपके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरा जाए क्योंकि उनके पास एटम बम है। कोई नहीं कह रहे, हाँ। हमारे कोई नेता नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान से डरा जाए, पाकिस्तान को हमले की जांच करवा रहे थे, जिसमें खत्म करने। ठीक है, अनुज जी से सवाल ले लेते हैं। बेरोजगारी को लेकर, सिलेंडर के दामों को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, ये तमाम जो गारंटियां दी गई थी, ठीक है पूछ लेते हैं, ठीक है पूछते हैं अनुज जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए तो 2014 में जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह जी को सरकार जब हैंडओवर किया था तो इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी क्या थी? 2014 पे चले गए। नहीं, पूरा आपको जवाब देंगे ना 2014 से 2024 तक के। क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, एक एक करके जवाब तो देंगे वो। अरे भैया 2014 की बात करिए, 2014 क्यों नहीं 2004 से बात? युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, इस पर बात करिए। रख पे हाथ रख दिया, इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हैंडओवर किया था गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को, तो इन्फ्लेशन रेट क्या था? रिटेल इन्फ्लेशन 2004 में किया था, पहले 2014 में मनमोहन सिंह ने क्या किया था? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट था इन्फ्लेशन रेट भारत में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट था। डबल क्या? बेरोजगारी और महंगाई तो ऐसा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार में सुनने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। तो नहीं हो पाएगी इस तरीके से जी, एक एक करके बोलिए अनुज जी, जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास भी जाएंगे। काउंटर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिटेल इन्फ्लेशन देखिए, 2014 में पेट्रोल का रेट देखिए, सारी चीजें देखिए, इन्फ्लेशन रेट देखिए, सब चीज का। ये कहते पाकिस्तान जो 26/11 के बाद क्या कर रहे थे मनमोहन सिंह और ये क्या कर रहे थे?
रूट बदल रहे थे ये लोग, और पुलवामा और बालाकोट के बाद क्या पुलवामा होता है। समस्या क्या है, ये कहते हैं राम मंदिर पे राम सेतु पे, ये क्या कहते हैं कि राम सेतु राम ये जवाब नहीं मान रहे थे, जवाब नहीं देंगे एक ना विकास पे जवाब इंडिया लाइन को इन्विटेशन दिया जा रहा है, उसमें उद्घाटन में नहीं जाता है। आप कहते हैं हिंदू की बात और बात सर रुकिए, ना आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, बताइए आप भाई आप जवाब दीजिए, आपने क्यों ISI को राहुल गांधी की बेरोजगारी के खतरे में और देश राहुल गांधी की बेरोजगारी के लिए नहीं बैठा है। अच्छा ठीक है ईशान जी, कांग्रेस बात करती है गारंटी देने की, ठीक है आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, रोजगार देंगे, लेकिन उसके लिए प्लान क्या है? फंडिंग कैसे होगी, बजट कैसे यहाँ पर करेंगे आप, किस तरीके से आपका पूरा प्लान आउट तो बताइए आखिर, क्योंकि ये बड़े बड़े वादे जो किए जा रहे हैं कैसे संभव हो पाएगा? इकोनॉमी तो वही है जो बीजेपी छोड़ के जाएगी आपके लिए। गीतू जी देखिए, इकोनॉमी वही है, वही टैक्सेस है, टैक्सेस सिस्टम है, वहां से हमारे को रेवेन्यू आता है पहली बार, जिसको हम यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं देश की बेहतरी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में देश की पूंजी को अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया, देश के पैसे को देखिए आप भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, उद्योगपति हर शासन काल में होते हैं, यूपीए हो एनडीए हो कभी भी, ठीक है ठीक है। तो क्या अंबानी अडानी आज के बने हुए हैं सर? अंबानी अडानी आज के बने हुए हैं, कांग्रेस शासन में क्या वो नहीं थे? ठीक है, सुनिए, इंडस्ट्री जरूरी है, मैं ये मानता हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ इंडस्ट्री जरूरी नहीं है, लेकिन देश की संपत्ति को अपने मित्रों के हाथ में सौंप देना ये गुनाह है, देश की जनता के साथ गुनाह है, देश के एयरपोर्ट को, देश के। चलिए ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या जो वोटर है उसे लग रहा है कि कोई भी दल मुद्दे की बात नहीं कर रहा है और उनसे जुड़ी हुई बातें नहीं हो रही है, इसलिए वो भी समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हम गठबंधन का हाल देख रहे हैं, कहीं हम गठबंधन को एकजुट पा रहे हैं तो कहीं गठबंधन एक दूसरे का विरोधी होता हुआ दिख रहा है। तो क्या जो जनता है वो कंफ्यूज हो गई है? जी देखिए, ये जो आपने कहा विकल्प के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि देखिए ये जो ऑपोजिशन है, इंडिया अलायंस जो है वो उनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही। जैसे आपने कहा अभी देखिए, ममता बनर्जी वो इंडिया अलायंस के भाग है या नहीं है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के भाग है या नहीं है, पंजाब में कहते हैं हम नहीं है, दिल्ली में कहते हैं हम हैं, तो मतलब ऐसे ही ये हर जगह ऐसे ही है। लेफ्ट पार्टी बंगाल में कहते हैं हम साथ में हैं, केरला में कहते हैं हम विरुद्ध हैं, तो ये जो है उनमें वो स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही। तो वो अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर वो स्टेबल सरकार नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा बहुमत तो नहीं होगा। तो वो जो है बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, और उसके ऊपर से ये जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत ही वीक मुद्दे हैं। जैसे अभी अडानी के कहा कि उनका अस्तित्व जो है वो कब हुआ था सबसे ज्यादा, वो जब 2004 और 2014 के बीच में ही एक्चुअली उनका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ये अंबानी जी जो है, मुकेश अंबानी, ये थर्ड रिचेस्ट इंडियन कब बने थे? 2005 में बने थे, और 2007 में अडानी जी ने एंट्री मारी है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट इंडियंस में। तो आप बताइए कि मुझे कि ये इनको सबसे ज्यादा पता कब हुआ है? ये मतलब मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम पे ही हुआ है ना, अचानक से 2014 के बाद तो नहीं आए हैं। तो ये जो है, ये सारी बातें लोगों को पता है। और ये जो पेट्रोल की बात कर रहे थे कि ठीक है, पहले मैं कपिल जी का, ठीक है कपिल जी का, ठीक है बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए ये जो कह रहे थे कि 100 रुपए लीटर है, तो 100 रुपए लीटर है, बराबर है, लेकिन कहाँ है? जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पर है वो 100 रुपए लीटर। जो भाजपा के जो राज्य है वहाँ पर कम से कम 8 या 10 रुपए कम है। तो ये अंतर क्यों है? क्या ये आप गीतू जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, दूसरी जगह पे देखिए, वो कम से कम 8 या 10 रुपए का अंतर है उसमें दोनों में। ये जो है स्पष्टीकरण दिया है मंत्रियों ने, और ये बार बार ऐसे ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जनता सब देख रही है, सब जानती है। कपिल जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ एक बार। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। कपिल जी अपनी बात रखिए सर। टीवी पे आप 3 रुपए झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी खुद की गारंटी, आपके वादों की क्या गारंटी? अनिरुद्ध भाई अब हमें कहने जी कपिल जी बताइए। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अडानी साहब
की जो कंपनी थी वो मात्र 6 लाख रुपए के एसेट से प्रारंभ हुई, लेकिन जिस समय तक सीएम रहे हैं मोदी जी, उन्होंने 1 रुपए पे उनको पूरी वीथिका ही उठा करके गुजरात की दी, 1 रुपए पे पट्टा, जहां से ये आदमी बने। अच्छा, सबसे पहले पोर्ट जो मिला और था कपिल भाई, किसने दिया था? कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सबसे पहले पोर्ट अडानी किसने दिया था, बताइए किसने दिया था? पूछ लीजिए, आप नेट पे सर्च कीजिए। मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, आप सरासर सबसे पहले पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जब मिला था तो कांग्रेस की सरकार थी, वही मैं आपको बता रहा में हूं। और जहां तक अंबानी जी का प्रश्न है, अंबानी जी आज के अंबानी नहीं है, इससे पहले टाटा बिरला सभी रहे हैं। तो कभी से विरोध नहीं रहा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं अपने मित्र से कि जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए माफ किया है, जो आपने कारपोरेट टैक्स जो है वो कम किया 8%, मैं तो ये तमाम बातों पे प्रश्न, अभी आपने कहा था कि तुझे एक प्रश्न पूछा था कि आप लोग जो 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देने की बात कर रहे हैं, या गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, या 10 किलो का अनाज देने की बात कर रहे हैं, या आखिर कहां से फंड लाएंगे, या किसानों का ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं। आप सब उठा करके डाटा देख लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो किसानों पर है। ये लोग किसानों का नहीं, लेकिन जब आपकी सरकार रही है उस वक्त ये रिफॉर्म्स नहीं हो पाए थे क्या सर? हाँ, जब आप लोगों की सरकारें रही उस वक्त ये बदलाव नहीं हो पाए, उस वक्त ये रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, उस वक्त बेरोजगारी नहीं हट पाई। तो हम तो यही माने ना कि जो भी सरकार आती है उसमें बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, ये मुद्दे बने रहते हैं। नहीं गीतू जी, आप मानने के लिए कुछ भी मानिए, लेकिन मैं आपको एक चीज ये कह सर मैं मानूं क्या? मैं तो हमें यही देखती आ रही हूँ, जनता यही मुद्दे उठाती है। हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं लोगों के बीच, तो यही कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं। से कभी कोई भाग नहीं सकता है, और ये सतत प्रक्रिया है, दाम बढ़ते हैं और लोगों की कमाई भी बढ़ती है, लेकिन डिस्पैरिटी अगर पैदा कर दे कोई सरकार तो वो बहुत ही रिस्क का विषय होता है। चलिए, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन जनता को ये मुद्दे बताने होंगे, समझाने होंगे। मेरी बात तो आ जाने दीजिए, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस 2 लाख करोड़ रुपए जो इनका एनपीए है, अच्छा कपिल जी, बता दीजिए राम मंदिर को उद्घाटन में आप लोग क्यों नहीं गए थे? करोड़ में से मैं साथी इसके साथ ही आपको बता दूंगा, जो 1 लाख करोड़ रुपए का हम 1 लाख रुपए के हिसाब से अपने महिलाओं को देने जा रहे हैं, या हम अप्रेंटिसशिप देने जा रहे हैं, वो काम के आधार पे अप्रेंटिसशिप देने जा रहे हैं। आप ये बताइए, बावजूद उसके 2 लाख करोड़ रुपए पे ये खत्म हो जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की ये मनरेगा ये योजना जो है आपकी चल रही है, उसको हम 5 लाख करोड़ रुपए दे देंगे। उसी 16.5 लाख करोड़ में से जो इन्होंने अपने अमीर मित्रों का सिर्फ 22 लोगों का माफ किया है, तो हम तो कह रहे हैं डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए। चलिए ठीक है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच, हाथ में क्रय पावर जाएगी, ठीक है, तो जनता ज्यादा खरीद सकेगी। जनता को ये मुद्दे समझाने भी होंगे, और जनता के जो सवाल हैं उनके जवाब देने होंगे, उन्हें बताना होगा कि जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। सर समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए वोटिंग प्रतिशत के, वो काफी डराने वाले भी हैं, क्योंकि लगातार ये वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो आप समझिए कि जो वोटर्स है उसके दिल में कुछ और बात चल रही है, बदलाव वो चाहते हैं, और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए लोगों के बीच जाएं और उन्हें समझाएं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।